हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फूड रिसोर्सेज में कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। अभी तक हमने काफी सारे टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया है फूड रिसोर्सेज के बारे में। हमने कहा जिन फूड रिसोर्सेज में हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, सबसे पहले देखते हैं कि वो फूड रिसोर्सेज कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की है यहाँ पर फूड रिसोर्सेज क्या क्या है, फूड के सोर्स हमारे पास क्या क्या आते हैं। आपने कहा प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। तो सबसे पहले हमने प्लांट्स में देखा कि किस प्रकार से फूड में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। आपने पारंपरिक खेती को भी देखा और हमने देखा कि यहाँ पर हम और जो चीजें हैं वो कैसे हम चेंज कर सकते हैं जिससे कि जो उत्पादन हो वो भी बढ़े और जो गुणवत्ता हो वो भी बढ़े। सबसे पहले अपने प्लांट्स के बारे में बात की है। हम बात कर रहे थे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, यानी कि पशुपालन के बारे में, जिसमें सबसे पहले आपने देखा था अगर हम किसी कैटल को या किसी गाय को हम पाल रहे हैं तो क्यों पाल रहे हैं, क्या रीजन है, क्या प्राप्त होता है हमें गायों से। हमने कहा दूध और दूध से बने जो प्रोडक्ट होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, हमने कहा कि हम ऐसी चीजें वो कौन कौन से ध्यान देने योग्य बातें हैं जिससे कि यहाँ पर जो दुग्ध उत्पादन है वो अधिक से अधिक हो और जो गाय है, जो कैटल है, उनका जो स्वास्थ्य है वो भी बना रहे। तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक बार देख लीजिए अभी तक आपने क्या क्या चीजें पढ़ी है। चलिए, तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन को देखा था, इसके बाद फूड सोर्सेज की हमने बात की थी। देन हमने बोला था कि वो कौन कौन से यहाँ पर कारक हो सकते हैं जिससे कि क्रॉप प्रोडक्शन जिस पर निर्भर करता है। ठीक है, और इसी प्रकार से आपने सारे जो टॉपिक हैं वो पढ़े हैं। एक बार आप लोग देख लेंगे। आप जो आपने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं आप अपनी कॉपी में देखेंगे कि आपने नोट्स किस प्रकार से बनाए हैं और इसी के साथ आप जल्दी से क्या करेंगे, रिवाइज भी करेंगे। चलिए, यहाँ तक जो हमने बात की थी स्टोरेज तक, यहाँ पे हमने बात की थी कि प्लांट्स जो होते हैं प्लांट सोर्स में इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री आया था और हम बात कर रहे थे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, पशुपालन के बारे में। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री में सबसे पहले हमने देखा था वो कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनका हम पालन करते हैं और जिनसे हमें कोई ना कोई उत्पाद प्राप्त होता है। सबसे पहले हमने कहा कैटल फार्मिंग के बारे में बात की है, जिसमें आपने देखा कि गाय को पाला जाता है। क्यों पाला जाता है, क्योंकि गाय से हमें दूध प्राप्त होता है। ठीक है, अब हमने कहा यहाँ पर हम किस प्रकार से जो दुग्ध उत्पादन है वो बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि यहाँ पर जो लैक्टेशन पीरियड है, लैक्टेशन पीरियड का मतलब होता है कि कोई गाय कितने टाइम तक दूध देती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ गाय 1 साल तक दूध देती हैं, कुछ 10 ही महीनों तक देती हैं, कुछ यहाँ पे 12 महीनों के बदले 15-16 महीने तक भी दूध देती है। तो ये लैक्टेशन पीरियड होता है। जितना लैक्टेशन पीरियड होगा उतना ही आपको क्या मिलेगा, उत्पादन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बोला कि लैक्टेशन पीरियड को हम क्या कर सकते हैं, इनहांस कर सकते हैं। कैसे, एक तो हम यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग करा सकते हैं जो फॉरेन ब्रीड होती है और जो लोकल ब्रीड होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉरेन और लोकल ब्रीड का मतलब होता है जैसे देसी गाय हो गई है और जर्सी गाय हो गई है। अब हमने कहा कि यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, जो यहाँ पे डिजायरेबल कैरेक्टर होंगे, डिजायरेबल कैरेक्टर का मतलब क्या है, वो कैरेक्टर जिनकी हमें आवश्यकता है। तो हमारे दो मुख्य उद्देश्य हैं यहाँ पे, हमारे जो मेन एम है वो दो हैं। एक में सबसे पहला ये है कि जो उत्पादन है वो बढ़े, दूसरा गुणवत्ता बनी रहे। ऐसा ना हो कि यहाँ पे गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ है और सिर्फ उत्पादन पे ही ध्यान दिया जा रहा है। तो हमने कहा कि यहाँ पे कैटल की जो हेल्थ, यानी कि जो गाय की जो हेल्थ है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन हमने कहा कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जो यहाँ पे क्वालिटी है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर हम मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं, अगर हम दूध का क्या कर रहे हैं यहाँ पे वो कर रहे हैं, तो हमें इतना पता होना चाहिए कि दूध की न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है, हम क्यों यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं, उसमें जो जो हमें चाहिए यानी कि प्रोटीन है, कैल्शियम है, ये उपयुक्त मात्रा में होने चाहिए। तो हमने कहा कि हम क्रॉस ब्रीडिंग करा सकते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, एक तो हम जो लोकल यहाँ पे ब्रीड होती है यानी कि जो देसी गाय होती है या स्थानीय जो नस्ल होती है और किसी दूसरी, जैसे हम जर्सी गाय का एग्जांपल लेते हैं, तो उनके बीच में क्रॉस ब्रीडिंग करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए ऐसा नहीं होता है कि किसी भी गाय को ले लिया गया है और क्रॉस ब्रीडिंग करा दी गई है। सबसे पहले तो सिलेक्शन किया जाता है कैरेक्टर्स के बेसिस पे, यानी कि गुणों के आधार पर आप चयन करेंगे कि आपको कौन से गुण चाहिए। हमने कहा हम इस प्रकार की जो गाय है उनका चयन करेंगे कि जो उत्पादन भी ज्यादा देती हो, न्यूट्रिटिव वैल्यू जिनकी ज्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से चयन करते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे तो आपने कहा लैक्टेशन पीरियड भी बढ़ेगा। लैक्टेशन पीरियड को अगर आप देखेंगे, जैसे अगर हम घरों में देखते हैं
तो जो नॉर्मल जो एवरेज होता है गाय का जो लैक्टेशन पीरियड होता है, जो हमारे स्थानीय जो गाय होती हैं, देसी जो गाय होती हैं, उनका 1 साल मान के चलिए, 11 से 12 महीने उनका लैक्टेशन पीरियड होता है। वहीं अगर हम जर्सी गाय की बात करें या हम फॉरेन नस्ल की बात करें तो उनमें कई ऐसी नस्लें होती हैं कि जो उनका जो लैक्टेशन पीरियड है वो 15-16 महीने तक भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। क्वांटिटी अगर देखें तो हमने कहा जो देसी गाय में जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है दूध की, और जर्सी गाय में जो क्वांटिटी होती है वो अधिक होती है। ठीक है, अगर हम न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करें कि ज्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू किसकी होगी, हमने कहा जो देसी गाय का जो दूध होता है उनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है उनमें पोषक तत्व की जो मात्रा है वो अधिक होती है। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा माना जाता है जो देसी गाय का दूध है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसी प्रकार से हमें क्रॉस ब्रीडिंग करवानी है जिससे कि क्या हो, यहाँ पे मिल्क के प्रोडक्शन में एनहांसमेंट हो। इसके अलावा हम ध्यान दे सकते हैं कि जो गाय होती है उसकी जो हेल्थ है उसका ध्यान रखना, उसके शेल्टर किस प्रकार से होना चाहिए, उसे भोजन किस प्रकार से देना चाहिए, उसके भोजन में कौन से पोषक तत्व शामिल होने चाहिए, ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, ध्यान देनी चाहिए। मेडिकल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवानी चाहिए, जो एनिमल्स होते हैं टाइम टू टाइम उनका चेकअप होना चाहिए कि उनको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, इस बात का पता चल सके। तो ये सारी चीजें होती हैं जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मिल्क के प्रोडक्शन में बढ़ोतरी कर सकते हैं। क्या क्या फूड रिक्वायरमेंट होता है यहाँ पर कैटल्स को या डेयरी जो एनिमल्स होते हैं इनके बारे में हमने बात की है। ठीक है, अब हम जो कैटल है उन्हें कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपने कहा कि यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट का मतलब आप समझते हैं, परजीवी होते हैं, ऐसे जीव जो बहुत सूक्ष्म होंगे और जो क्या करते हैं, किसी की बॉडी के अंदर रहते हैं। तो बहुत सारे पैरासाइट होते हैं जो क्या करते हैं, रोगों को उत्पन्न करते हैं जिन्हें हम पैथोजन या रोगजनक कहते हैं। हमने कहा बहुत सारे वेज होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो शेल्टर है उनको उनकी साफ सफाई होनी चाहिए, टाइम टू टाइम चेकअप होना चाहिए। इन केस अगर कोई बीमारी हो जाती है कैटल को तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, और बीमारी होने से पहले ही यहाँ पर क्या करा देना चाहिए, वैक्सीनेशन करा देना चाहिए। ठीक है, तो वैक्सीनेशन के बारे में हमने बात की थी कि क्यों वैक्सीनेशन कराई जाती है, क्या होता है वैक्सीनेशन में, किस प्रकार की प्रोसेस होती है, हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है वैक्सीन के प्रति। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। टॉपिक जो हमारा चल रहा था उसमें हम बात कर रहे थे पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। पोल्ट्री फार्मिंग में हमने कहा हम क्या करते हैं, कुछ बर्ड्स को यहाँ पर क्या करते हैं, पालते हैं। उन बर्ड से हमें किसी न किसी रूप में उत्पाद प्राप्त होता है, और उसकी के आधार पर हमने अलग अलग प्रकार के बर्ड्स पढ़े। तो अगर हम पोल्ट्री फार्मिंग की बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि वो बर्ड्स जिन्हें हम क्या करते हैं यहाँ पे पालते हैं वो है चिकन है, डक है, गूज है, पिजन है एंड टर्की है। अब रीजन क्या था इनको यहाँ पे पालने का, आपने कहा कि ये क्या करते हैं, एक तो इनसे एग मिलेगा, ठीक है, अंडों का उत्पादन होता है। दूसरा हमने कहा चिकन मीट यहाँ पर मिलती है। तो दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जिन्हें सिर्फ अंडों के लिए ही पाला जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ चिकन के लिए पाला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपने कहा कि अब एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इंडिजीनियस ब्रीड होती है और फॉरेन ब्रीड होती है। इंडिजीनियस जो इंडिया की जो ब्रीड है जिसमें आप असील और ब्रोसा पढ़ते हैं, और फॉरेन ब्रीड की हम बात करें तो आपने कहा लैंगहॉर्न हो गया है एंड ब्लैक माइनोका हो गया है। ठीक है, ये आपके पास दो एग्जाम्पल आए हैं, असील और लैंगहॉर्न के। असील जो है वो इंडिजिनस ब्रीड है, जो इंडिया की ब्रीड है, और लैंगहॉर्न जो है वो क्या है, फॉरेन ब्रीड है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बातें। अब आगे बढ़ते हैं। आपको बोला गया है, सबसे पहले तो हमने कहा अगर हम प्लांट्स की बात करें या एनिमल्स की बात करें, आपने क्रॉस ब्रीडिंग या हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है हमने। हम जब प्लांट्स के बारे में बात कर रहे थे तो हमने बात की है हाइब्रिडाइजेशन, और अगर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में। दोनों में एक ही चीज बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या किया जाए। अगर हमने प्लांट्स के बारे में बात की, जब हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे, हमने का एक और तरीका होता है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्रॉस तो नहीं करवा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन तो नहीं करवा रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जीन्स की अदला बदली कर रहे हैं, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें आप अदला बदली कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर फीचर्स के लिए, एक पर्टिकुलर जो गुण होता है, विशिष्ट जो गुण होता है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर जीन आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड हमने बात की थी यहाँ पर
क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो कुछ इसी प्रकार की जो प्रोसेस है आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं एनिमल्स में, जिसमें हमने कहा क्रॉस ब्रीडिंग। तो सबसे पहले बताया गया है क्रॉस ब्रीडिंग इज अ वे टू अचीव दिस। जनरली फॉरेन ब्रीड ऑफ चिकन आर क्रॉस्ड विद इंडियन ब्रीड टू अचीव हाई क्वालिटी, दस इट दस हैज बेटर ट्रेड्स सच एज। आपने कहा कि सबसे पहले तो क्रॉस ब्रीडिंग ही है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एम है, हमारे चैप्टर का ध्यान रखिए, जब भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको दो चीजें ध्यान में रख के चलनी है। हमने कहा क्वांटिटी और क्वालिटी, यानी कि हमने कहा उत्पादन और गुणवत्ता, दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। हमने कहा दोनों चीजें अगर हमें चाहिए तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्रॉस ब्रीडिंग। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि क्वालिटी, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि क्वालिटी क्या है, जो इंडियन ब्रीड है उसमें क्वालिटी है, लेकिन जो फॉरेन ब्रीड है उसमें क्वांटिटी है। अब आपको दोनों चीजें एक में ही चाहिए, आप चाहते हैं कि आप एक ही बर्ड को यहाँ पे पालें, ठीक है, जिससे कि आपको दोनों चीजें मिले, क्वालिटी भी मिले और क्वांटिटी भी मिले। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको अलग अलग क्या नस्लें जो होती हैं, अलग अलग जो यहाँ पे बर्ड्स हैं उन्हें पालना पड़ेगा। किसी से आपको क्या मिलेगा, क्वालिटी मिलेगी, तो किसी से आपको क्वांटिटी मिलेगी। आप चाहते हैं कि दोनों चीजें आपको एक में ही मिले, जिससे कि आपका टाइम भी बचे और यहाँ पर जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हैं, जैसे कि पाले में आपने कहा शेल्टर से लेकर के, फूड से लेकर के, ये जो सारी चीजें हैं, इन सभी का फोकस आप एक ही बर्ड पे हो, ठीक है, एक ही प्रकार की नस्ल पे हो। तो आपने कहा कि जब यहाँ पर क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है तो क्या हुआ, दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर। सिर्फ टेम्परेचर की बात नहीं है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, अब वो क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब समझते हैं आप लोग, क्योंकि हमने चैप्टर में काफी सारी चीजें यहाँ पे पढ़ ली हैं, क्रॉस ब्रीडिंग भी पढ़ा है और हमने हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ा है, ठीक है। क्रॉस ब्रीडिंग का सिंपल सा मतलब है इंडियन ब्रीड है, फॉरेन ब्रीड है, इनके बीच में आपने रिप्रोडक्शन करवा दिया गया है। अब जो नई हमारे पास जो जनरेशन आएगी उस बर्ड की, उसमें क्या होंगे, दोनों कैरेक्टर आपको मिलेंगे। तो आपने कहा कि टेम्परेचर के लिए क्या कैसे होंगे, इनमें ये टॉलरेट होंगे, यानी कि इनमें जो टॉलरेंस कैपेसिटी है वो हाई होगी। सेकेंड हमने कहा दे डू नॉट रिक्वायर मच मेंटेनेंस। आपने कहा कि बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होगी इन्हें, क्योंकि क्या है, क्वालिटी की बात की जा रही है, ये आपको दोनों क्वालिटी की बात की जा रही है। दे कैन सर्वाइव चीप डाइट्स। आपने कहा कि सस्ती डाइट जो है उन पे भी क्या कर सकते हैं, या सर्वाइव कर सकते हैं। ये सारी है क्वालिटी की बातें। क्वांटिटी में हमने कहा कि फिर क्या होगा, क्वांटिटी में भी इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। चलिए अब हमारे पास आते हैं, हमने कहा कि जब आप बात करते हैं यहाँ पर बर्ड्स के बारे में, तो हमने कहा दो पर्पस हमारे होते हैं, क्या, एक तो चिकन के लिए और एक आपने कहा एग्स के लिए। एग्स एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन दोनों हम देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंस होता है। आपने कहा ब्रॉयलर चिकन की हम बात करें, दे नीड, अच्छा ध्यान दीजिए एक बात और, यहाँ पर हमने बोला था कि एग्स के लिए हम क्या करते हैं, लेयर्स को पालते हैं, और अगर हमें चिकन का यहाँ पे प्रोडक्शन करना है तो हम ब्रॉयलर को पालते हैं। तो ब्रॉयलर का सीधा सीधा मतलब है चिकन से, और लेयर्स का सीधा सीधा मतलब है एग्स से, ठीक है। अलग अलग टाइप की क्या हमारे पास बर्ड्स आते हैं। हमें ये देखना है कि अगर हम लेयर्स को पाल रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, अगर ब्रॉयलर्स को पाल रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले ब्रॉयलर्स के बारे में बात करते हैं, जिन्हें हम चिकन के लिए क्या करा रहे हैं, ग्रो करवा रहे हैं। हमने कहा दे नीड अ डाइट विद अ हाई क्वालिटी ऑफ विटामिन ए एंड के, प्रोटीन एंड फैट। ऐसे चिकन जिन्हें आप क्या कर रहे हैं, मीट के लिए ग्रो करवा रहे हैं, उन्हें क्या चाहिए, उनकी डाइट में क्या चाहिए होगा, हाई क्वालिटी में क्या चाहिए होगा, विटामिन ए एंड विटामिन के, ठीक है, दोनों विटामिन है, प्लस प्रोटीन की इन्हें आवश्यकता होगी अधिक मात्रा में, और फैट की इन्हें अधिक मात्रा में आवश्यकता होगी। नेक्स्ट हमने कहा दे नीड स्पेशल केयर टू मेंटेन फीडिंग एंड अवॉइडिंग डेथ। आपने कहा इन्हें क्या चाहिए होगी, स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होता है, मेंटेनेंस चाहिए होता है, इन्हें प्रॉपर आपको क्या करनी पड़ेगी, इनकी देखभाल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट प्रॉपर हाइजीन एंड टेम्परेचर कंडीशंस शुड बी प्रोवाइडेड टू द ब्रॉयलर चिकन। आपने कहा कि इनमें हाइजीन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर
वो भी आपको ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा कि किस टाइम पे कितना टेम्परेचर उन्हें प्रोवाइड कराना चाहिए। ये तो हुई यहाँ पे ब्रॉयलर की बात। तो लेयर्स में क्या होता है, आपने कहा दे डू नॉट रिक्वायर सच न्यूट्रिएंट रिच डाइट। आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि इनके भोज्य पदार्थ में पोषक तत्व की बहुत अधिक मात्रा होनी चाहिए, जो कि आपको यहाँ देखने को मिली थी कि विटामिन ए के, प्रोटीन एंड फैट अधिक मात्रा में इनके भोजन में होना चाहिए। आपने कहा जो लेयर्स होती हैं इन्हें बहुत अधिक जो पोषक तत्व हैं उनकी आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आवश्यकता ही नहीं है लेकिन कम मात्रा में है। किसके कंपैरिजन में, ब्रॉयलर्स के कंपैरिजन में। दे जस्ट नीड अ कंट्रोल डाइट, इन्हें कंट्रोल डाइट ही दी जाती है, ठीक है। द लेयर्स रिक्वायर मोर स्पेस एंड लाइटिंग एज कम्पेयर टू ब्रॉयलर्स। आपने कहा ब्रॉयलर्स की तुलना में जो लेयर्स होते हैं इन्हें अधिक लाइटिंग यानी कि अधिक प्रकाश और अधिक स्पेस की आवश्यकता होती है। ऐसे नहीं कि बहुत कम स्थान पे आपने बहुत ज्यादा वहां पे जो बर्ड्स हैं उन्हें रखा हुआ है। नेक्स्ट हमने कहा डिजीज कंट्रोल मेथड्स शुड आल्सो बी adapted against the disease that are generally caused by bacteria, fungi and parasite in broilers and layers। अगर डिजीज के बारे में बात करें तो आपने कहा दोनों में क्या है, यहाँ पर जो डिजीज कंट्रोलिंग मेथड है यानी कि ऐसे मेथड, ऐसे उपाय जिससे कि ये बीमार ना पड़े, दोनों के लिए अप्लाई किए जाने चाहिए। तो कंपैरिजन आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन्हें ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता है, इन्हें कम पोषक तत्वों की आवश्यकता है, ठीक है। आपने कहा कि यहाँ पर टेम्परेचर का बहुत अधिक ध्यान रखा जाता है, यहाँ पर स्पेशल केयर इन्हें दी जाती है। आपने कहा इन्हें क्या है, कंट्रोल डाइट की आवश्यकता है। अगर हम देखें कि लेयर्स में, तो लेयर्स में आपने कहा ज्यादा लाइट की आवश्यकता है और प्रॉपर स्पेस चाहिए होगा। नेक्स्ट हमने कहा disinfectant can be spread regularly to avoid such disease. Sometimes deficiency of nutrition can also lead to disease. Vaccination is a good way to protect them. Poultry fall from disease। आपने कहा कि कभी कभी क्या होता है, पोषक तत्वों की जो कमी होती है वो भी बीमारी का कारण बनती है। अगर प्रॉपर हाइजीन का ध्यान नहीं रखा गया तो वो भी बीमारी का कारण बनेगी। प्रॉपर डाइट नहीं दी गई तो वो भी बीमारी का कारण बनेगी। और आपने कहा बैक्टीरिया, फंगस और वायरस ये तो है ही कि जो कि बीमारी के क्या बनते हैं, कारण बनते हैं। इनका सबसे अच्छा जो उपाय है वो है वैक्सीनेशन, जो कि आपने पहले भी पढ़ा है। जब हम कैटल के बारे में बात कर रहे थे तब भी हमने बात की थी कि वैक्सीनेशन एक अच्छा मेथड है किसी भी बीमारी से बचने के लिए। ये है ब्रॉयलर, ठीक है। ब्रॉयलर और लेयर्स यानी कि जो एग का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। आपने कहा इन्हें उच्च गुणवत्ता वाले विटामिन ए और के, प्रोटीन और वसा वाले आहार की आवश्यकता होती है। पंख बनाए रखने और मृत्यु से बचने के लिए उन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ब्रॉयलर चिकन को उचित स्वच्छता और तापमान की स्थिति प्रदान की जानी चाहिए। अगर हम लेयर्स की बात करें, आपने कहा उन्हें ऐसे पोषक तत्वों से भरपूर आहार की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा नहीं है कि इन्हें क्या है, स्पेशल टाइप की जो डाइट है वो दी जानी चाहिए या जो न्यूट्रिएंट्स है उनका हाई अमाउंट इन्हें दिया जाना चाहिए। इन्हें बस नियंत्रित आहार की आवश्यकता होती है। ब्रॉयलर की तुलना में जो यहाँ पर एग प्रोड्यूसिंग जो बर्ड्स होती हैं या फिर जो लेयर्स होते हैं उन्हें अधिक जगह और बिजली की आवश्यकता होती है। रोग नियंत्रण विधियों को उन बीमारियों के खिलाफ भी अपनाया जाना चाहिए जो आमतौर पर ब्रॉयलर और परतों में बैक्टीरिया, कवक और परजीवियों के कारण होती है। ऐसी बीमारियों से बचने के लिए नियमित रूप से कीटाणुनाशक का छिड़काव किया जा सकता है। कई बार पोषक तत्वों की कमी से भी बीमारियां हो सकती हैं और पोल्ट्री जो मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण एक अच्छा तरीका है। चलिए, तो ये तो हमने बात की है यहाँ पर जो एग, जिनसे हमें एग मिलता है, जिनसे हमें क्या मिलती है, यहाँ पे चिकन मिलता है, उनको किस प्रकार से पाला जाता है, कितने प्रकार के होते हैं और क्या डिफरेंस होता है दोनों में, एक बार आप लोग रीड कर लीजिए। चलिए, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास आते हैं फिशेस यानी कि मत्स्य उत्पादन या फिर फिश प्रोडक्शन। हमें फिश से भी क्या मिलता है, उत्पादन मिलता है। बात कर लेते हैं फिश प्रोडक्शन के बारे में। अब देखा फिश कैन बी ऑब्टेन इन 2 वेज। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि फिश, अगर हम मछली पालन की बात करते हैं तो मछली पालन में क्या होता है कि मछली से हम उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं।
दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम किसी पॉन्ड में किसी तालाब में मछलियों को पाल रहे हैं, या फिर क्या होता है हम डायरेक्टली जो समुद्र होते हैं वहां से मछलियों को पकड़ रहे हैं। तो आपने कहा फिश कैन बी ऑब्टेन इन टू वेज, यानी कि फिश को आप दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो प्राकृतिक आपके पास रिसोर्सेज आते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, यानी कि आप कैप्चर करते हैं फिश को, आप क्या करते हैं मछलियों को पकड़ते हैं, ठीक है। सेकेंड है फ्रॉम फिश फार्मिंग, आप फिश फार्मिंग करेंगे जिसमें आप क्या करेंगे फिशेस को या मछलियों को पालते हैं किसी तालाब में किसी पॉन्ड में। क्लियर है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जब आप किसी फिश को कैप्चर करने जाते हैं किसी भी समुद्र में किसी भी सी में आप क्या करते हैं मछलियों को पकड़ने जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वहां पर आप उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें खाना देते हैं, उनके जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है आप उन्हें पूरा करते हैं, ऐसा नहीं है। आप सिंपली आप जाते हैं और मछली को कैप्चर करके लेके आते हैं। फिश फार्मिंग की बात की जाए तो आप पूरा ध्यान रखते हैं, यहाँ पर आपने कहा एक पॉन्ड को आप क्रिएट करते हैं, वहां पर फिशेस को आप फूड प्रोवाइड कराते हैं, ऑक्सीजन रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप प्रोवाइड करवाते हैं। अलग अलग टाइप की अगर आप फिशेस को वहां पर पाल रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग उनका जो फूड है वो अलग अलग वहां पर होता है। तो यहाँ पे क्या है आप देख रहे हैं कि प्रॉपर मेंटेनेंस इन्हें चाहिए होती है और ये आप पर ही डिपेंड है, आप ही क्या करेंगे ये कितने अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। आपने कहा मरीन फिशरी, सबसे पहले मरीन फिशरी की बात करें, आपने कहा मरीन फिशेस आर कॉफ यूजिंग अ फिश नेट एंड मैकेनिकल कैप्चरिंग टेक्निक्स। आपने कहा कि अगर हम समुद्र से डायरेक्टली मछलियों को पकड़ रहे हैं तो कैसे पकड़ते हैं, फिश नेट होते हैं, या तो नेट के थ्रू होता है या कुछ मैकेनिकल कैप्चरिंग टेक्निक्स होती हैं। द मेन सोर्स ऑफ मरीन फिश इज मरीन वाटर और सॉल्ट वाटर। आपने कहा कि अगर हम मरीन फिशरी की बात करें, मरीन का मतलब ये होता है लवणीय जो जल है उसमें पाई जाने वाली जो मछलियां हैं उनका जो प्रमुख स्रोत है वो क्या होगा, मरीन वाटर ही होगा। तो आपने कहा क्या होगा यहाँ पे लवणीय जल होता है। जनरली लार्ज नंबर ऑफ फिशेस कैन बी कैप्चर एट अ टाइम थ्रू अ मैरीकल्चर। आपने कहा कि यहाँ पर मैरीकल्चर में क्या होता है आप एक टाइम पे बहुत सारी मछली को कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि समुद्र इतना बड़ा होता है इतना वास्ट होता है और वहां पर अलग अलग प्रकार की जो वेराइटी होती है फिशेस की डिफरेंट क्लासेस जो होती हैं वहां पर वो पाई जाती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपके पास आती है ट्यूना, बॉम्बे डक एंड प्रॉन्स, ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल आते हैं जो मैरीकल्चर से हमें प्राप्त होती हैं। तो मछली उत्पादन में क्या पढ़ा, मछली दो प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, प्राकृतिक संसाधनों से जैसे मछली पकड़ना और मछली पालन से जिसमें आप मछलियों को क्या करते हैं पालते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करते हैं मछलियों को मछली पालन, क्लियर है। अब हमने क्या बोला समुद्री मत्स्य पालन में हमने क्या पढ़ा, समुद्री मछलियां फिश नेट और यांत्रिक कैप्चरिंग तकनीकों का उपयोग करके पकड़ी जाती हैं। समुद्री मछलियों का मुख्य स्रोत समुद्री जल या खारा पानी है। आमतौर पर समुद्री कृषि के माध्यम से एक समय पर बड़ी संख्या में मछलियों को पकड़ा जा सकता है। एग्जाम्पल है ट्यूना है, बॉम्बे डक है और झींगा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इनलैंड फिशरीज के बारे में। फिशेज फाउंड इन लेक, पॉन्ड, लैगून्स, रिवर्स आर कैप्चर्ड। आपने कहा झीलों, तालाबों, लैगून और नदियों में पाए जाने वाली मछलियों को क्या किया जाता है, पकड़ा जा सकता है या पकड़ा जाता है। द मेन सोर्स ऑफ इनलैंड फिशरीज इज फ्रेश वाटर एंड ब्रैकिश वाटर। आपने कहा अंतर्देशीय मत्स्य पालन का मुख्य स्रोत मीठा पानी और खारा पानी होता है। अब ध्यान दीजिए हमने इससे पहले पढ़ा था मैरीकल्चर, ठीक है। मैरीकल्चर में आपने क्या पढ़ा था, वो कल्चर जिसमें आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर जो लवणीय जल है वहां से आप मछलियों को पकड़ रहे हैं, जिसे मरीन फिशरीज कहते हैं या मैरीकल्चर आप कहते हैं। सेकेंड आप बात कर रहे हैं इनलाइन फिशरीज के बारे में, इसका जो मुख्य स्रोत है वो है यहाँ पर फ्रेश वाटर यानी कि मीठा जल, ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर क्या होता है, मरीन वाटर और जो फ्रेश वाटर है उसके बीच की जो स्टेज होती है, यानी कि जो ना तो मीठा पानी है ना ही खारा पानी है, उसके बीच की जो स्थिति होती है। The yield is not as high in these sources, hence a large number of fishes are captured through aquaculture। आपने कहा इन स्रोतों में उपज उतनी अधिक नहीं है, इसीलिए जलीय कृषि के माध्यम से बड़ी संख्या में मछलियां पकड़ी जाती हैं। एग्जाम्पल है सिल्वर कार्प है, कॉमन कार्प है। ये आपके पास कुछ फिशेज आ रखी हैं जिनके नाम है, जैसे कि आपने कहा कटला है, जैसे कि सिल्वर कार्प। फर्स्ट वाली क्या है आपकी कटला है, सेकंड वाली आती है सिल्वर कार्प, थर्ड वाली जो सी है वो है रोहू, फोर्थ है यहाँ पे ग्रास कार्प है, ई है यहाँ पे मृगल,
और लास्ट आपके आते हैं कॉमन कार्प। जब आप 11th-12th में जाएंगे या फिर जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तब आप डिटेल में इनको पढ़ते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि जो रोहू है वो बहुत कॉमन होती है, मृगाल जो होती है या कटला जो होती है, ये बहुत कॉमन फिशेस आप वहाँ पे पढ़ेंगे, उनके डायग्राम भी बनाएंगे। एक बार देखिए इन फिशेस के बारे में और इनलैंड फिशरीज क्या होती है उसके बारे में पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्वाकल्चर के बारे में। ठीक है, एक्वाकल्चर क्या होता है? This is a method of farming aquatic animals under controlled circumstances. It performed in both freshwater and saltwater bodies. आपने कहा जल कृषि क्या है? ये एक नियंत्रित परिस्थितियों में जलीय जंतुओं के पालन की एक विधि है। यह मीठे पानी और खारे पानी दोनों निकायों में किया जाता है। आप ध्यान रखिए, एक्वाकल्चर का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम फिशेस को यहाँ पे कल्चर कराने की बात कर रहे हैं या फिर हम मत्स्य उत्पादन की बात कर रहे हैं। फिश कल्चर और एक्वाकल्चर दोनों में डिफरेंस है। अगर हम फिश कल्चर कह रहे हैं इट मीन्स कि हम सिर्फ फिशेस की बात कर रहे हैं। अगर हम एक्वाकल्चर की बात कर रहे हैं तो हम उन सभी जीवों की बात कर रहे हैं जो पानी में पाए जाते हैं या जिन्हें पाला जाता है। एक्वा का मतलब है वाटर, कल्चर का मतलब है कि आप क्या करा रहे हैं, वहां पे ग्रो करवा रहे हैं या उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, या पालन कर रहे हैं। तो एक्वाकल्चर में वो सारे ही ऑर्गेनिज्म आएंगे जो कि पानी में पाए जाते हैं, जिन्हें की पाला जाता है। क्लियर है ना? नेक्स्ट आते हैं मैरीकल्चर। मैरीकल्चर इट इज अ ब्रांच ऑफ एक्वाकल्चर, हैंस अ मेथड ऑफ फिश फार्मिंग अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। Mariculture is often performed in the ocean, a particular section of the ocean or in the tanks that are filled with sea water only. आपने कहा मैरीकल्चर क्या है? मैरीकल्चर क्या है? जल कृषि या एक्वाकल्चर का ही एक भाग, एक शाखा है। जैसे कि साइंस आप पढ़ते हैं और साइंस में आप कहते हैं कि साइंस पूरा साइंस है, लेकिन साइंस की ब्रांचेस जब आप देखते हैं आप कहते हैं केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है। तीनों को हम कंबाइंडली क्या कह रहे हैं? यहाँ पर साइंस कह रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें कि साइंस में क्या है, अलग अलग उसकी शाखाएं हैं। वैसे एक्वाकल्चर में सारे ही ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ फिशेस की बात करें तो हम उसे कहते हैं मैरीकल्चर। आपने कहा यह जलीय कृषि की एक शाखा है, इसीलिए नियंत्रित वातावरण में मछली पालन की एक विधि है। समुद्री कृषि अक्सर समुद्र में, समुद्र के एक विशेष भाग में या केवल समुद्री जल से भरे टैंकों में की जाती है। अब आपको स्लाइड में देखना क्या है, एक्वाकल्चर क्या होता है और मैरीकल्चर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। एक बार आप रीड कीजिए और देखिए दोनों में डिफरेंस को। तो ये हमने बात की है एक्वाकल्चर और मैरीकल्चर के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपोजिट फिश कल्चर। In a composite fish culture, fishes are grown along with a rice crop in the paddy field. आपने कहा यहाँ पे क्या होता है, अगर हम कंपोजिट फिश कल्चर की बात करें तो यहाँ पे फिशेस को कहाँ पे ग्रो करवाया जाता है? जो राइस क्रॉप होते हैं, ठीक है, राइस क्रॉप यानी कि जो धान की फसल होती है उसके साथ उगाया जाता है। अब इस मेथड में क्या किया जाता है? इन दिस मेथड अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 to 6 लोकल एज वेल एज अ फॉरेन फिशेज इज ग्रोन इन अ सिंगल पॉन्ड। अपने के एक पॉन्ड में हम क्या करते हैं? 5 से 6 लोकल या फिर जो फॉरेन फिशेज होती हैं उन्हें उगाया जाता है। आपने देखा होगा फिशेज अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि आपने कुछ देर पहले इमेजेस देखी थी, अलग अलग नाम पढ़े थे, अलग अलग प्रकार की फिशेज होती हैं। कभी आपने एक्वेरियम देखा होगा, पॉन्ड अगर आपने नहीं भी देखा होगा तो एक्वेरियम आपने देखा होगा सामने या फिर टीवी पे। तो वहां पे होता है क्या कि कुछ कुछ फिशेस क्या होती हैं, जो टॉप होता है पानी का, जो सरफेस होता है, सरफेस पे क्या करती हैं? फीड करती हैं। यानी कि वो कैसे भोजन को प्राप्त करेंगी? जो कि क्या करेगा, यहाँ पे सरफेस में तैर रहा होगा, उस प्रकार के भोजन को ग्रहण करती हैं। कुछ ऐसी फिशेज होती हैं जो मिड में, यानी कि ना सरफेस ना बॉटम, बल्कि बीच वाले पोर्शन से भोजन को लेती हैं। यानी कि ऐसा भोजन होगा जो बीच में रहेगा और बीच से पानी के बीचों बीच से अपना भोजन लेती हैं। कुछ ऐसी फिशेज होती हैं जो बॉटम से अपने भोजन लेती हैं, यानी कि जो एक्वेरियम है उसका जो सबसे नीचे वाला जो पोर्शन आता है, जो बॉटम है, वहां से लेती है। कुछ ऐसे फिशेज होते हैं जो काई को खाती हैं, जैसे कि पानी जहाँ पे रहता है वहां पे काई जमती है। कुछ फिशेज क्या करती है? काई को खाती हैं। अलग अलग प्रकार की जो फिशेज हैं उन्हें क्या किया जा सकता है? ग्रो करवाया जाता है एक पॉन्ड में। Such species are selected because they have different food habits and would not compete for food with each other। तो जब भी यहाँ पर किसी पॉन्ड में हम क्या करते हैं, एक से ज्यादा जो अलग अलग जो टाइप के फिशेज हैं उन्हें ग्रो कराते हैं, यानी कि आप क्या करा रहे हैं, एक ही पॉन्ड में अलग अलग प्रकार के फिशेस को ग्रो करा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि उनकी फूड हैबिट अलग अलग हो।
अगर सभी क्या करेंगे, सरफेस पे भोजन को ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, कंपटीशन होगा। या सभी मिड पार्ट में भोजन को ग्रहण करेंगे तो भी कंपटीशन है, या सभी बॉटम से खाना ले रहे हैं तो भी कंपटीशन है। तो क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है यहाँ पर अलग अलग फूड हैबिट्स को लेकर के। अब होता क्या, कुछ सरफेस से अपना भोजन ले रहे हैं, कुछ मिड पार्ट से ले रहे हैं, कुछ बॉटम से ले रहे हैं, तो किसी में कोई कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है। सम ऑफ देम आर सरफेस फीडर्स, वही हमने बात की कि कुछ कैसे होते हैं, सरफेस फीडर्स होते हैं। सम आर मिडिल जोन फीडर्स व्हाइल अदर आर बॉटम फीडर्स। दे वुड रादर ईट ऑल द फूड इन द पॉन्ड। एज अ रिजल्ट द फिश ईल्ड इन द पॉन्ड इंक्रीज। आप देखा, इस प्रकार से क्या होता है, अलग अलग फूड हैबिट्स को लेकर के अगर हम फिशेस को ग्रो करा रहे हैं तो आसानी से ग्रो होंगे, क्योंकि कंपटीशन नहीं रहेगा। अगर कंपटीशन है तो क्या होगा, किसी को भोजन मिल पाएगा, किसी को भोजन नहीं मिल पाएगा, और इस प्रकार से क्या होंगे, जो फिशेस हैं वो सारी जो फिशेस आपकी हैं वो एक ही प्रकार से ग्रो नहीं हो पाएंगी। एग्जाम्पल्स आपके पास आती हैं, कटला जिसे सरफेस फीडर होता है, रोहू है वो मिडिल फीडर्स है, मृगाल है जो बॉटम फीडर्स है, जो आप कुछ देर पहले आपने इमेजेस भी देखी थी। कॉमन कार्प जो होता है वो बॉटम फीडर्स है। ग्रास कार्प है जो एक्वेटिक वीड ईटर्स है। ठीक है, ये क्या करे, वीड्स को खाते हैं। जो एक्वेटिक वीड्स आप समझते हैं, जैसे जब हम बात कर रहे थे प्लांट्स के बारे में तो हमने कहा था वीड को हमें कंट्रोल करना चाहिए, जो अनवांटेड ग्रास होती है जो फील्ड में, वैसे ही पानी में वीड्स होती हैं, तो वीड्स फीडर भी होती है हमारे पास। are often grown together in composite fish culture। क्लियर है, तो इन सारी फिशेस को क्या कराया जा सकता है, यहाँ पे साथ में ग्रो कराया जाता है, क्योंकि कुछ सरफेस फीडर है, फिर मिडिल फीडर है, फिर बॉटम फीडर है। आपने कहा ये भी बॉटम फीडर्स हैं, एक्वेटिक वीड ईटर्स हैं। इन सभी को साथ में अगर ग्रो कराया जाता है तो एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन नहीं करती है। तो क्या पढ़ा आपने यहाँ पर, समग्र मछली पालन में आपने कहा मिश्रित मछली संस्कृति में धान के खेतों में चावल की फसल के साथ साथ मछलियां पाली जाती हैं। इस विधि में एक ही तालाब में 5 से 6 स्थानीय और विदेशी मछलियों का मिश्रण तैयार किया जाता है। ऐसी प्रजातियों का चयन इसलिए किया जाता है क्योंकि उनकी खान पान की आदतें अलग अलग होती हैं और वे भोजन के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं। उनमें से कुछ सतही फीडर हैं, कुछ मध्य क्षेत्र की फीडर हैं, जबकि अन्य निचले क्षेत्र की फीडर होती हैं। वे तालाब का सारा खाना खाना पसंद करेंगे। ठीक है, ऐसे ही होगा क्योंकि हर एक लेवल पे क्या है, आपके अलग अलग फीडर्स हैं। परिणाम स्वरूप तालाब में मछलियों की पैदावार बढ़ जाती है। एग्जाम्पल है जो कटला है वो सतही फीडर है, रोहू मध्य फीडर है, मृगल नीचे की फीडर है, कॉमन कार्प फिर से क्या है अपने का बॉटम फीडर है, ग्रास क्रैप जो है जलीय खरपतवार खाने वाले। अक्सर मिश्रित मछली संस्कृति में एक साथ क्या किए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं। उगाए नहीं होगा, उगाते नहीं है, पाले जाते हैं। चलिए, तो इजी है चीजें, एक बार पढ़िए, रीड कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। चलिए, तो जो कंपोजिट फिश कल्चर है एक बार हम लोग इमेज के थ्रू भी देख सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, एक बार आप लोग देख लेंगे किस प्रकार से यहाँ पे मछली का पालन किया जाता है। इसके आगे का जो पोर्शन है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।